नमस्कार। कथा कहानी में आप सबका स्वागत है। कथा कहानी में आज प्रस्तुत है कृष्णकली उपन्यास का अध्याय 20। चलिए शुरू करते हैं। ओह माय डियर सॉरी, कह लॉरीन ने पांडे जी के दोनों हाथों को पकड़कर बड़ी आत्मीयता से झकझोरा। फिर मुन्नी और कुन्नी के गालों को चूमकर उनकी माँ के सम्मुख दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। न उन्होंने उस विनम्र नमस्कार का प्रत्याभिवादन किया, न कुछ बोली। पल भर को चेहरा तमतमाकर फिर स्वाभाविक उदासीनता में रंग गया। थोड़ी ही देर में सबकी दृष्टि बचाकर वे उठकर भीतर चली गईं। स्पष्ट था कि इसी चेहरे से ही लंपट लगने वाली एंग्लो इंडियन महिला के आगमन से असंतुष्ट होकर ही पांडे गृहिणी भीतर चली गई थी। क्यों लॉरीन, कैसी चल रही है तुम्हारी पोल्ट्री? पांडे जी ने गर्म चाय का प्याला अतिथियों को थमाकर पूछा। फिर मंत्री जी की ओर मुड़कर कहने लगे, हमारी लॉरीन सच्चे अर्थ में समाज सेविका है। कहती है जब तक भारत के हर अंडर नरिश्ड बच्चे के हाथ में एक एक ताज़ा अंडा देख नहीं लेगी तब तक कब्र में पैर नहीं रखेगी। हो कर लॉरीन ने अपनी मर्दानी हंसी से गोल कमरा घुसा दिया। विद्युत रंजन का प्रभावशाली व्यक्तित्व जरीदार कुन्नी की खद्दर की धोती और अहिंसात्मक मटके की रेशमी कमीज में और भी खिल उठा था। एकदम साहब बीबी गुलाम वाले जमींदार लगते हैं ना? मुन्नी प्रवीर के कान के पास आकर फुसफुसाई। बड़े काम के आदमी हैं। तुम्हारी बदली के लिए डैडी भी इनसे भी कहेंगे। आओ तुम्हारा परिचय करा दूं। क्यों, दिल्ली आना चाहते हो क्या? विद्युत रंजन की मोहक हंसी ही उसका सबसे बड़ा आकर्षण थी। मैं तो कहता हूँ वहीं बने रहो। एक बार पांडे की लड़की के हाथ में पड़े तो बकरा बनाकर बांध लेगी। फिर जोर से हंसने लगे। देखून, मुन्नी तुनक कर बंगला पर उतर आई। भालो होबे ना बोलछी। देखिए, मैं कहती हूँ अच्छा नहीं होगा। बड़े हल्के फुल्के मैत्रीपूर्ण राजसी वातावरण में प्रवीर का चित्त हल्का बनकर पक्षी सा देर तक उड़ता रहा। चलने का समय हुआ तो एक बार फिर पूरा परिवार उसे विदा देने आ गया। आज वह अपनी ही गाड़ी लेकर आया था। देखो बेटा, पांडे जी ने पैर छूने को झुके प्रवीर की पीठ पर हाथ धर दिया। हमने पंडित जी से पत्रा खुलवाकर डेट फिक्स कर दी है। 15 अप्रैल की तिथि ही तुम दोनों को ठीक पड़ती है, साथ ही हमें भी। मार्च तक हम तुम्हें दिल्ली ले आएंगे। और देखो, अपने बाबूजी से कह देना दामोदर की चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन भी यह कुन्नी की ओर ठीक से आंख उठाकर नहीं देख पाया। कार को वह भीड़ भरे चौराहे से निकालता चला जा रहा था कि विक्टोरिया मेमोरियल के सामने आ रहे एक लंबे जुलूस को देखकर उसने गाड़ी पीछे कर ली। इन विवेकहीन बचकाने जुलूसों से वह गज भर की दूरी ही बरतता था। बड़े कौशल से उसने गाड़ी बैक कर बरगद की जटाओं के तोरण द्वार में छिपा ली और स्वयं उतरकर पार्क में चला गया। पेड़ों के झुरमुट में पड़ी बेंच की ओर बढ़ा और ठिठक कर रह गया। क्या वह किन्नरी उसकी उपस्थिति को सूंघ कर ही आकाश से टपक पड़ी थी? वही थी। उस मुद्रा को वह 10 गज की दूरी से भी पहचान सकता था। वैसी ही निश्चेष्ट जैसे उस रात को दरबार की बेंच पर पड़ी थी। क्या आज भी गोली खाकर आई थी? पहले उसने सोचा मुड़कर दूसरी ओर निकल जाए, पर फिर ऐसे सुअवसर को हाथ से जाने देना मूर्खता थी। उसे उस एकांत में समझाना घर पहुंचकर समझाने से कहीं अच्छा था। उसे जगाकर घर छोड़ने का नोटिस आज प्रवीर उसी बेंच पर दे देगा। वह निकट पहुंचा तो उसने चौंक कर देखा, फिर हड़बड़ा कर बैठ गई। ए काबुली वाला, वाह, आज तो झोली लेकर आए हो। देखूं क्या है तुम्हारी झोली में? उस आनंदी लड़की ने लपक कर प्रवीर के हाथ में लटका ब्राउन कागज़ का थैला छीन लिया तो वह खिसिया गया। कैसा मूर्ख अन्यमनस्क व्यक्ति था वह। चलने लगा तो उसकी भावी सास ने अम्मा के लिए मेवों का एक थैला थमा दिया था। वह न जाने किस सोच में डूबा था कि थैला हाथी में लिए उतर गया। वाह वाह, एकदम टैगोर के
काबुली वाला के मेवे हैं, काजू, भुने बादाम, नमकीन, पिस्ते। कौन कहता है हमारे देश में भूखमरी है? उसने मुट्ठी भर मेवे निकालकर गोदी में रख लिए और खाने लगी। प्रवीर को खड़ा देख उसने पूरे मेवे गोदी में ही उड़ेल लिए और बेंच पर हथेली थपथपाकर बोली, बैठो ना, खड़े क्यों हो? लगता है ससुराल की थैली है। क्यों? मुझे आपसे कुछ बातें करनी है मिस मजूमदार। हंसी मजाक करने यहाँ नहीं आया हूँ। प्रवीर के गंभीर स्वर में बनावटी गांभीर्य नहीं था। दस्यु कन्या ने बड़ी बड़ी काली पुतलियाँ घुमाकर दोनों हाथ छाती पर धर लिए। बाप रे बाप, चलिए बोल तो फूटा। मैं तो समझी थी आप गूंगे हैं, पर देखिए ना, इच्छा शक्ति भी निश्चय ही अपना अस्तित्व रखती है। मैं अभी यहीं पड़ी पड़ी सोच रही थी कि काश आप आज यहाँ आ जाते। सुना कल जा रहे हैं। चलिए आज आपसे पूरा कन्फेशन कर देती हूँ। कैथोलिक नन्स से शिक्षा पाई है ना, इसी से संस्कार वही हैं। बैठिए ना। उसने हाथ पकड़कर बिठा दिया और फिर मुट्ठी भर काजू निकाल लिए। क्या फूला फूला काजू है यार, एकदम शुतुरमुर्ग का अंडा। लगता है विशेष ऑर्डर देकर पेड़ पर उगाए गए हैं। कली ने एक बड़ा सा काजू प्रवीर के होठों के पास धरा। उसने सिर पीछे कर लिया तो हंसकर उसने अपने मुख में रख लिया। हाँ तो कहिए, क्या कहना है मुझसे? वैसे शायद आपको यहाँ कहने में संकोच हो रहा है, क्यों, है ना? चलिए आपको अपने रानियों वाले अंतःपुर में ले चलूँ। वह थैला हाथ में लिए उतर गई। कुछ कदम आगे बढ़कर उसने देखा प्रवीर मुंह लटकाए बेंच पर ही बैठा था। बाप रे बाप, क्या हाथ पकड़कर खींचे जाना ही पसंद करते हैं आप? वह लौट कर उसे हाथ पकड़कर बड़ी स्वाभाविकता से खींच ले गई। एक बार नैनीताल में भी ऐसे ही बिगड़ैल घोड़े से पाला पड़ा था। लगाम पकड़कर खींचती खींचती घर तक ले गई थी। ये देखिए क्या राशि प्राइवेसी है, देख रहे हैं ना? सचमुच ही कंधे से कंधा मिलाए अर्वाचीन 2-3 वट वृक्षों की सम्मिलित उलझी जटाओं का भारी पर्दा झूल रहा था। बीच में था एक कटे पेड़ का मोटा तना। विराजिए, यही मेरे आरण्यक निवास का राज सिंहासन है। कली ने उसे एक बार फिर खींचकर तने पर बिठा दिया और स्वयं उसके पैरों के पास बैठ गई। एक बार प्रवीर के जी में आया उससे पूछ दे, इस राज सिंहासन पर देश विदेश के कितने राजा अब तक बैठ चुके हैं? पर ऐसी हल्की फुल्की बातें करने का उसे अभ्यास नहीं था। देखिए मिस मजूमदार, आपसे हाथ जोड़कर एक अनुरोध करने आया हूँ। प्रवीर का नम्र शिष्ट स्वर संयत और शांत था। कृपया कर आप अपने रहने का कहीं अन्यत्र प्रबंध कर लें। बस इतनी सी बात? कली हंसकर बोली, एक अनुरोध मेरा भी है। जितनी देर यहाँ हैं, कृपा कर मुझे मिस मजूमदार कहकर डंक न मारें। इस नाम से मुझे पुकारने वाले ईश्वर की कृपा से बहुत हैं। मेरा नाम बहुत छोटा सा है, जीभ को किसी प्रकार की जिम्नास्टिक नहीं करनी पड़ती। कली, और रही आपका घर छोड़ने की बात, मैं कल ही जा रही हूँ महाशय। प्रवीर का स्वर कुछ ऊंचा हो गया। देखिए, मुझे मजाक करने का अभ्यास नहीं है। कल और परसों आपने जो कुछ किया है उससे शायद आपको न लज्जा हुई हो और ऐसा करने का अभ्यास रहा हो, पर मुझे नहीं है। हमारे घर की अपनी एक मर्यादा है। ओह, आई सी। बड़ी बड़ी आंखों के व्यंग में सहसा दामोदर सजीव होकर प्रवीर को अंगूठा दिखाने लगा। मैंने सुना है कि विद्युत रंजन मजूमदार राजा गजेंद्र वर्मन आपके ससुर के परम मित्र हैं। लॉरेन आंट्री के पोल्ट्री फार्म में भी पांडे जी के खासे शेयर हैं। तब तो निश्चय ही आपको अपने गृह की मर्यादा का विशेष ध्यान रखना होगा। प्रवीर बौखलाकर उठ गया। मैं आपसे यहाँ नीति शास्त्र पढ़ने नहीं आया हूँ। इतने दिनों से आप मुफ्त में हमारा कमरा हथिया बैठी हैं। रात आधी रात मसान साध चरस गांजे की दम लगाने को क्या हमारा ही घर रह गया है? शांत हो महाराज। कली ने दोनों हाथ फैलाकर उसका मार्ग रोक दिया। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मुझे सिलोन में नौकरी मिल गई है। अब आप जा रहे हैं काबुल और मैं सिलोन।
दो विभिन्न दिशाओं में। हम दोनों कल सैटेलाइट की ही तेजी से उड़कर अदृश्य हो जाएंगे। वाई नॉट पार्ट फ्रेंड्स? ज़रूरी नहीं है कि यहाँ कुश्ती के ही दांव पेच हों। बड़े हल्के स्वर में टहूकती कली उसे फिर उसी आसन पर खींच लाई। विद्युत रंजन मजूमदार तुम्हारे श्वसुर के मित्र न होते तो मैं तुम्हें जाने भी न देती, पर मेरी अनुपस्थिति में वह कहीं कोई विष बुझा शब्दभेदी बाण छोड़कर मुझे लंका ही में ठंडी न कर दें, इसी से तुम्हें सब सुनना होगा। मैं क्यों मसान साधती हूँ, क्यों गांजे तरस की दम लगाती हूँ? क्या यह भी तुमने कभी कोशिश की है काबुली वाले? क्या कभी तुमने ये भी सोचा है कि क्यों सब मेरे व्यक्तित्व पर कीचड़ उछालते हैं? क्यों मेरे विकास का पथ कांटों से अवरुद्ध है? तुम्हारी दृष्टि में शायद मैं व्याभिचारिणी हूँ। क्यों? विदेशी छोकरों के साथ आधी रात मसान साधती हूँ, फिर भला अच्छी हो कैसे सकती हूँ? कली उसके एकदम पास खिसक आई। नर्सरी राइम पढ़ी है ना? When she was good, she was very very good. When she was bad, she was horrid. शायद वही हूँ मैं। कली ने हंसकर अपना एक हाथ प्रवीर के घुटनों पर धर लिया। एक ही बार शमशान गई हूँ, पर कितनी शांति मिली वहाँ तुम्हें कैसे बताऊँ। कैसा आश्चर्य था कि जहाँ ऐसी शांति मिली थी, भय नाम की किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रहा था। घर लौटने पर उसी शमशान की स्मृति मेरे प्राण लेने लगी थी। तभी तो तुम्हारे कमरे में भाग आई थी। कली ने सहम कर अपनी लंबी उंगलियों के यत्न से संवारे गए लंबे तीक्ष्ण नाखून प्रवीर के घुटनों में गड़ा दिए। तुमने सोचा मैं बहाना बना रही हूँ, क्यों? पर तुम ही ने मेरी उच्च श्रृंखलता को मुखर बना दिया है। उस दिन तुम्हें पहली बार देखा, उसी दिन मुझे लगा था कि यही मेरा सिद्ध सोपान है। जिस दिन इस दुरूह व्यक्तित्व दुर्ग की चारुता, संयम और दर्प की दीवारों को अपने सौंदर्य डायनामाइट से उड़ाकर इस सिद्ध सोपान पर बैठ पाऊंगी, उसी दिन मेरे हृदय में जन्म से सुलग रही विद्रोह अग्नि स्वयं ही ठंडी हो जाएगी। कभी कभी इस अग्नि से मैं भीतर ही भीतर ऐसे दहकने लगती हूँ कि जी में आता है पूरे संसार को फूंक दूँ। जब वही तीव्र दाह असह्य उठता है, उसका सुकुमार भोला चेहरा जैसे किसी दैवी तेज से तेजोमय होकर दमकने लगा, तभी मैं मसान साधती हूँ, तभी गांजे चरस की दम लगाती हूँ। जब लोगों की दृष्टि में मैं कभी अच्छी बन ही नहीं सकती, तब अच्छी बनने की व्यर्थ चेष्टा ही क्यों करूं? प्रवीर को अब निश्चय रूप से लगने लगा कि उसके घुटनों पर नाखून गड़कर बैठी यह लाल लाल अंगारे सी दहकती बड़ी आंखों वाली लड़की एबनॉर्मल है। कैसे कांपती जा रही थी, जैसे देवी आ गई हों। अंधेरा हो चला था, गाड़ी भी बहुत सुरक्षित नहीं थी। प्रवीर खड़ा हो गया। कली ने उसे दोनों हाथ पकड़कर बिठा दिया। मैंने पहले ही कह दिया था, आज सब सुनाए बिना नहीं छोड़ूंगी। कली का विचित्र अंतःपुर अंधकार में गले तक डूब चुका था। उसका प्रवीर के घुटनों से लगा पीला चेहरा कभी सड़क पर जा रही किसी कार के प्रकाश में क्षण भर को चमकता, फिर अंधेरे में डूब जाता। वह अनर्गल बोलती ही जा रही थी, जैसे आकाशवाणी के किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का टेप गोल गोल घूम रहा हो। शिशुघाती पार्वती, पठान पिता, सुंदरी पन्ना, विद्युत रंजन, असंख्य देशी विदेशी मौसियों के धुंधले चेहरे, लॉरीन आंटी, सब बारी बारी से आकर प्रवीर को घेर कर बैठ गए। घुटनों से लगी उस दुबली कमज़ोर लड़की के प्रति महीनों की संचित निर्ममता सहसा मोहमय हो उठी। कंधे तक झूल रहे किंचित कुंचित केश, निर्दोष चावनी बांध लेने वाली बड़ी आँखें, यत्न से सवारी गई भवें और मूर्ति में तराशी गई सी उन्नत नासिका। किस मूर्ख ने कहा है? प्रवीर सोचने लगा। फलेन परिचीयते वृक्षः। कौन कहता है कि वृक्ष की पहचान फल से होती है? क्या सड़े गले किसी वृक्ष पर ऐसा लुभावना फल सचमुच ही लगा होगा?
मैं हमेशा सोचती थी, कली कहती जा रही थी, कि मेरे डैडी भी विवियन के डैडी से ही होंगे। ऊंचे, लंबे, हाथ में दबी सिगार होगी। तब मैं क्या जानती थी कि मैं हाथ में सिगार थमा भी देती, तब भी शायद मेरे डैडी अपनी अंगुलियों के ठूठ में उसे पकड़ नहीं पाते। अम्मा इन्हीं विद्युत रंजन मजूमदार से कह रही थी और मैंने छिप कर सब सुन लिया। डैडी के जिस इमेज को बनाने में 18 साल लगे थे, वह 3 मिनट में मिट कर रह गई। अपने को हूर समझती है छोकरी, अम्मा कह रही थी। क्या पता कोढ़ियों की भीड़ में ही शायद तुझे तेरा कोढ़ी बाप मिल जाए, या नैना देवी के बाहर बैठी कोढ़ियों की पंगत में तेरी माँ। पहले मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जहाँ किसी कुष्ठ रोगी को देखती, मुझे लगता यही मेरा पिता है। एक बार जगने पर रात भर बैठी रहती। कभी देखती मेरी दोनों पैरों की उंगलियां झड़ गई हैं और लंगड़ा लंगड़ा कर भीख मांग रही हूँ। कभी देखती मेरी यह नाक, जिसका मुझे इतना गुमान है, विभत्स बनकर भीतर धंस गई है। जहाँ लेप्रेसी का लिटरेटर मिलता, दीमक बनकर चाट जाती। आरंभ में कैसे यह रोग छद्मवेशी शत्रु की भांति आकर कंधे पर हाथ रखता है, सब मैंने जान लिया। कभी एकांत कमरे में मैं घंटों अपनी त्वचा को टटोलती। क्या पता कहीं पैतृक रोग किसी कोने में कुटिल शत्रु साथ दुबकर बैठा हो। कली का हाथ प्रवीर के घुटनों से लगा, बार बार कांप रहा था। देश विदेश में जब जब मेरे सौंदर्य को पुष्प समर्पित होते, नियति साथ चल रही किसी शुभेक्षु क्या सेप्रन की ही भांति मुझे अंतरात्मा के एकांत कक्ष में खींचकर समझाने लगती। डोंट लेट इट गो टू योर हेड। प्रशंसा का मद शैंपेन का सा ही मद होता है। इट गोज़ टू योर हेड इन नो टाइम, और जहाँ एक बार उतरा, इट मेक्स यू फील मिजरेबल। फिर भी मैं विश्व मेले के प्रांगण से उसी मद में झूमती अपने होटल के अकेले कमरे में लौटती तो नशा उतर जाता। लगता मेरे दीन दरिद्र पंगु माता पिता मेरे सिरहाने खड़े होकर मुझे फटकारने लगे हैं। विलास, वैभव और ऐश्वर्य से अंधी लड़की, तेरे माँ बाप गली गलियों में भीख मांग रहे हैं। उनके अमेरिकी दूध के खाली डिब्बे के भिक्षा पात्र में एक नया पैसा भी खनकता है तो उनकी आंखें चमकने लगती हैं, और तुझ पर ऐसे विदेशी डॉलर बरस रहे हैं। क्या तुझे शर्म नहीं आती? कली ने यत्न से सिसकी दबाकर प्रवीर के घुटनों पर सिर रख दिया। फैले झबरे बालों का स्वयं ही प्रवीर का हाथ चला गया। उसी स्पर्श से चौंक कर कली ने सिर उठाया। अविश्वास से सिर सहलाने वाले की देखने की चेष्टा की, पर अंधकार में केवल स्पर्श ही हाथ आया। उसी हाथ को कली ने कसकर पकड़ लिया। चाहती तो मैं एक विदेशी लक्षाधिपति को छल कर उसकी अगाध संपत्ति हथिया सकती थी। बेचारा मेरे प्रेम में एकदम पागल हो गया था। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा और मैंने अपने जन्म का टेप खोल दिया। फिर अभागे ने पलट कर नहीं देखा। कहीं तुमने ऐसा ही प्रस्ताव रखा होता तो क्या मेरा टेप सुनकर भी मुझे ग्रहण कर पाते? वह हंसकर पूछती उसके शरीर से सट गई। शायद नहीं। इसी से तो मैं अपनी जीवनदात्री को कभी क्षमा नहीं कर पाती। मुझे बचा तो लिया, पर फिर मेरे गले में पत्थर अटका, मेरे हाथ पैर बांध मुझे गहरी झील में तैरने के लिए छोड़ दिया। कली अपने मुंह से बड़ी स्वाभाविकता से फिसल गए उस 2 अक्षरों के नाम की खनक से प्रवीर चौंका नहीं। बहुत रात हो गई है, अब चलो। वह उठ गया, पर कली घुटनों में सिर छुपाए वैसी ही बैठी रह गई। यह तो विद्रोहिणी कली का नया ही रूप था। सदा से ही मॉडलिंग के विदेशी स्कूल में कंधे सतर कर सिर उठाए चलने की शिक्षा पाई कली अचानक नतमुखी कैसे बन गई? चलो घर चलें। प्रवीर ने बिना किसी झिझक के बड़े आदर से उसका हाथ पकड़ लिया। घर? फिर कहो एक बार। चलो घर चलें। वह उठने वाले की हंसी थी या सिसकी? खड़ी होकर कली प्रवीर की बाह में लता सी लिपट गई। क्या अपनी अम्मा के सामने
अपनी कुन्नी के सामने मेरा हाथ पकड़कर ऐसे ही कह पाओगे, चलो घर चलें? मेरे गलित वंश की महिमा क्या इतनी जल्दी भूल गए? मैंने ऐसी वैश्या का स्तनपान किया है जिसकी धमनियों में फिरंगी का रक्त बहता था। दोगली संतान को साथ लेकर फेरे फिरना, वह भी अग्नि को साक्षी धरकर, इतना सहज नहीं होता। फिर भी अनजान बनकर कहते हो चलो घर चलें। खबरदार, अब ऐसा मत कहना। क्या पता कहीं सचमुच ही बाँह पकड़कर साथ चल दूं। वह उसे छेड़ती बाँह से झूलती चलने लगी। प्रवीर ने बाँह छुड़ाने की चेष्टा नहीं की। कार के पास पहुंचकर उसने बड़ी स्वाभाविक भद्रता से पिछला दरवाज़ा खोल दिया और ऐसे खड़ा हो गया जैसे स्वयं उस गर्वीली स्वामिनी का दीनहीन चालक हो। कली ने लपक कर द्वार बंद कर दिया और चालक की सीट के पार्श्व में बड़े अधिकार से तनकर बैठ गई। प्रवीर बिना कुछ कहे दूसरा द्वार खोलकर व्हील साधने लगा। डरना मत, हंसकर कली बाँह पकड़कर उसकी ओर ढुलक गई। हर तीसरे महीने अपने रक्त की जांच करवाती रहती हूँ। अरे कहाँ लिए जा रहे हो? बाँह की पकड़ सख्त हो गई। मैं आज घर नहीं जाऊँगी। परिचित मोहक सुगंध के साथ लुभावना चेहरा प्रवीर के कंधे से लग गया। चौंक क्यों गए? मैं सच कह रही हूँ, आज घर नहीं जाऊँगी। क्या आरण्यक की नतमुखी कली घुटनों में सिर छुपाए वहीं छूट गई थी? यह तो नित्य की ही विद्रोहिणी कली थी जो अपने हृदय की धधकती ज्वाला से समूचे संसार को फूंकना चाहती थी। मुझे लॉरीन आंटी के यहाँ छोड़ दो, आज मैं वहीं रहूँगी। जिस लंपट लॉरीन आंटी का परिचय वह घंटे भर पूर्व स्वयं ही उसे दे चुकी थी, जहाँ उसे हमेशा यही लगता था कि सीआईडी का पूरा गुप्तचर विभाग उसकी एक एक सांस का लेखा जोखा रखता, दिन रात अदृश्य बना उसके पीछे हथकड़ियाँ लिए घूमता रहता है। उसी लॉरीन आंटी के यहाँ स्वयं रात बिताने का प्रस्ताव क्यों? क्या आज फिर वहीं रहने जा रही हो? प्रवीर के खिन्न धीमे स्वर में करुणा थी या व्यंग? कली अंधेरे में उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पा रही थी। पूछते हो क्यों? वह व्हील के साथ घूमती बाँह के साथ साथ चली जा रही थी। क्योंकि आज आई डोंट ट्रस्ट माई सेल्फ। चलो बाईं सड़क की ओर मोड़ लो। तीसरे ही मोड़ पर आंटी का बंगला है। वैसे बंगला बस ऐसा ही है, पर आंटी बड़े रौब से उसे बंगलो ही कहना पसंद करती हैं। बस यहीं पर गाड़ी रोक दो। प्रवीर ने इधर उधर देखकर गाड़ी रोक दी। बीहड़ सी बस्ती में दो तीन कानी धुंधली बत्तियां टिमटिमा रही थीं। क्या देख रहे हो ऐसे? कार का द्वार खोलकर वह हंसती हंसती उतर गई। आंटी की संकरी गली में तुम्हारी गाड़ी जाएगी नहीं, एकदम संकरी टनल है। कल कितने बजे जा रहे हो तुम? प्रवीर उस स्पष्ट संतुलित स्वर को सुनकर चौंक गया। 3 बजे। पर क्या तुम सचमुच घर नहीं चलोगी? फिर वही शैतान बड़ी आंखों में अनोखी चुहल की बिजली कौन गई। वह पलटकर उसी की खिड़की के पास सट गई। कहाँ तो कंधे पर भी हाथ नहीं धरने देते थे और कहाँ अब छोड़ने का मन ही नहीं है। क्यों? चलते चलते तुम्हें एक बात और बता दूं। कन्फेशन ही करना है तो क्यों न पूरा कर दूं। जिस दिन तुम्हारी सगाई हुई थी उसी दिन मैंने भी अपनी सगाई का उत्सव मनाया था। जानते हो कहाँ? शमशान में। होठों की बंकिम मुस्कान से वह चेहरा कितना बचकाना लगने लगा था, या शायद टेढ़ी मांग निकालकर उस दिन चेहरे को उसने स्वयं ही बदल दिया था। आज जैसे वह और भी छोटी बच्ची बन गई थी। तुम्हारी कुन्नी की सी साड़ी पहनकर मैं मन ही मन तुम्हारी वाग्दत्ता बनकर इठलाने लगी थी। मेरे अतिथि थे अर्थी में बंद कर आए मुर्दे। जिस दिन तुम्हारी बारात आएगी उस दिन एक बार फिर वही साड़ी पहनकर दुल्हन बनूंगी। तुम्हारे चदरे की गांठ में स्वयं ही दूसरी जादूगरी गांठ लग जाए तो चौंकना मत। कार की खुली खिड़की से उसने अपना चेहरा प्रवीर के गालों से सटा लिया। तुम्हारे ही शब्दों ने मैंने मसान साधा है। सब कुछ कर सकती हूँ मैं। नैनीताल में हमारे पड़ोस में एक परिवार रहता था।
उनके साले का विवाह हुआ तो बेचारा अपनी बच्ची सी दुल्हन के पीछे दीवाना बना घूमता था। विवाह के 6ठे महीने ही बेचारी को टीबी हो गया। नन्हे पेट में गिल्टियों का मारात्मक गुच्छे का गुच्छा बिखर गया। जब वह मरी तो बेचारा पीपल के नीचे खड़ा होकर अंजलि भर पानी ऐसे चढ़ाता था जैसे उसकी प्यासी दुल्हन उसकी अंजलि से सचमुच ही मुंह सटाकर पानी घुटक रही हो। कैसी भाग्यवती होगी वह, मरने पर भी पति के हाथ का पानी। तभी तो शाहजहां ने औरंगज़ेब को लिखकर भेजा था, धन्य है हिंदू जाति जो मरे पिता को भी पानी देती है, और एक तू है जो जिंदा बाप को भी एक बूंद पानी के लिए तरसा रहा है। कली ने व्हील पर धरे चौड़े हाथों पर झुककर होंठ धर दिए। रेशमी बालों के थक्के प्रवीर को रोमांचित कर उठे। कुछ पलों तक कली चेतना खो बैठी, पर फिर उसने अपने विद्रोही चित्त की लगाम खींच ली। बाहर खड़ी होकर वह स्थिर शांत स्वर में बोली, तुम जाओ, बहुत रात हो गई है। बिना प्रवीर के उत्तर की प्रतीक्षा किए वह मुड़ी और बिना एक बार पलट कर देखे ही किसी अनजान सकरी गली में खो गई। कल तक जिसके स्पर्श की कल्पना से ही वह घृणा से सिहर उठता था, आज उसी के पीछे भागकर उसे बाहों में भर लेने को वह व्याकुल हो उठा। वह कार से उतर गया। क्या कलकत्ता में भी ऐसी बियाबान बस्ती हो सकती है? बस्ती भी कहाँ थी, लगता था किसी जादुई परी सी वह किसी जंगल में सर्र से सरक गई है। कुछ देर तक प्रवीर वहीं खड़ा रहा। क्या पता, शायद उसकी लॉरिन आंटी न मिले तो वह लौट आए। पर देर तक खड़े रहने पर भी कली नहीं लौटी। हाथ की घड़ी में 9 बज गए थे। प्रवीर आकर गाड़ी में बैठ गया। कार स्टार्ट करने किंचित झुका और दोनों हाथों पर देर तक टिके चेहरे की परिचित सुगंध ने उसे जकड़ लिया। अंतिम बार निराशा से सूनी गलियों के विचित्र चौराहे की ओर देखकर सामने गाड़ी बढ़ा दी। और इसी के साथ ही कृष्णकली उपन्यास का भाग 20 यहीं पर समाप्त होता है। अगले अध्याय के साथ जल्दी ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।